जी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 मॉड्यूल नंबर 8 है, प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट के हवाले से। तो निबोश जो है आयोश का हमने कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये सिर्फ लास्ट चैप्टर है हमारा। पूरे चैप्टर के अंदर पिछले कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने सबसे पहले जो है वो डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। उसमें उसका इंट्रोडक्शन था, उसके अलावा उसमें हमने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है। और उसके बाद रिस्क क्या चीज़ है, हैजर्ड क्या चीज़ है, हैजार्डियस कंडीशन। ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स को डिस्कस किया था। उसके अलावा आप कह लें कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को हमने देखा था, ऑडिट क्या चीज़ होती है। तो ये पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट चैप्टर्स में क्या किया है, डिस्कस किया। अब इसका जो लास्ट चैप्टर है आयुष का, ये बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट के हवाले से हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर कि हम अपने इन्वायरमेंट को जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अब जो मेजर जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं वो हमारे पास तीन मेजर लर्निंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें कहता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन दी इन्वायरमेंट, कि हमारे इर्द गिर्द जो इंडस्ट्री मौजूद है उस इंडस्ट्री का हमारे माहौल के ऊपर क्या असर पड़ता है। पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। दूसरा हमारे पास क्या है कि हाउ कैन यू कंट्रोल पोल्यूशन एंड वेस्ट, कि आप आलूदगी को और जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। यानी आपकी एक्टिविटीज की वजह से होने वाली आलूदगी और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड पे वो हमें क्या कह रहा है कि व्हाट आर, थर्ड पे कि व्हाट आर दी मेन एलिमेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह हमने पहले हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया था, तो इसी तरह से लास्ट पे हम इसको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो इसके मेन मेन जो की एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन तीन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। अब पहला क्वेश्चन वही कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द इन्वायरमेंट, कि हमारी इंडस्ट्री जो है उसका हमारे माहौल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्री के हवाले से जानने से पहले हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अब सबसे पहले वो इन्वायरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि द इन्वायरमेंट, ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है इन्वायरमेंट में अब तीन चीजें जो है वो शामिल हैं, एयर, लैंड एंड वाटर अराउंड अस प्रोवाइड द कंडीशंस फॉर डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब वो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा जो माहौल, हवा, उसके अंदर है इंक्लूड, उसके अंदर जमीन और जो पानी, हमारा जो माहौल है वो बेसिकली हमें कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंडीशंस फॉर डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी जितनी भी यानी आप कह लो कि जिंदगी मौजूद है जमीन के ऊपर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए हमें इन्वायरमेंट की जरूरत है। और इन्वायरमेंट के अंदर ये तीन चीजें इंक्लूड है। तो हमारी इन्वायरमेंट अगर सूटेबल होगी तो ही ये चीजें यहाँ पे जमीन के ऊपर ग्रो कर सकेंगी। अदरवाइज अगर हमारे पास इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं मौजूद तो ये चीजें अपनी लाइफ को ना ही डेवलप कर सकती हैं और ना ही सस्टेन कर सकती हैं। समझ आई बात की? तो इस स्लाइड में इसने हमें ये बताया। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली वी समटाइम्स यूज अवर एनवायरनमेंट एज द डस्टबिन फॉर एवरीथिंग वी डोंट वांट। कहते हैं कि बदकिस्मती ये है कि हम लोग अक्सर अपने माहौल को, अपनी इन्वायरमेंट को एक कूड़ेदान की तरह, एक डस्टबिन की तरह यूज कर रहे होते हैं उन तमाम चीजों के लिए कि जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती। यानी जिस चीज की हमारे लिए हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए फालतू है, हम उसको अपने इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री से। तो इनकी चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है वो सारे का सारा हमारे माहौल में जा रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है और डिफरेंट प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं उनके अंदर जब कंबस्टन होगी और ये सारे मामलात होंगे तो उससे जो भी स्मोक है वो सारे का सारा एयर में रिलीज हो रहा है। तो वो एयर में रिलीज होने का मतलब ये है कि हमने अपनी एयर को, जो कि हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है, उसको हमने एज अ डस्टबिन यूज किया। ठीक है। इसी तरह से हम अपने घरों का डोमेस्टिक वेस्ट से अगर स्टार्ट करें, डोमेस्टिक वेस्ट से लेकर इंडस्ट्रियल वेस्ट तक सब चीजें जो है वो हम या अपनी जमीन के ऊपर फेंक रहे हैं। आप अक्सर किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाएंगे तो हर दूसरा प्लाट जो खाली पड़ा है उसको हमने डस्टबिन बनाया हुआ है। ठीक है। जितना भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है सारे का सारा हम उधर जाके फेंक देते हैं, उसको डिस्पोज प्रॉपर करने की बजाय उधर जाके फेंक दिए। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करूं तो सीवरेज लाइंस हमारी लीक होकर सारी पानी में जा रही हैं, और जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है आपका, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो हमारी कोशिश ये होती है कि आसपास हमारे कोई नहर है, कोई नदी है, कोई भी चीज जो है दरिया है, हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो बेसिकली हमने अपने माहौल को क्या बनाया हुआ है, एक डस्टबिन बनाया हुआ है। ठीक है। सबसे इजी है, वो पैसा भी नहीं लगता और कोई हमें कुछ कहता भी नहीं है, और हम उसको डिस्पोज कर देते हैं जो भी जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती। तो अब वो यही बात कर रहे हैं आगे, वो कहता है कि सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो हमारे माहौल को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब उसमें सबसे पहले क्या है, लोकेशन। यानी आपने कोई एक ऐसा इदारा बनाया हुआ है कि जो कोई ऐसी इंडस्ट्री है आपकी जो कि बिल्कुल हाईली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है,
तो अब उसका हमारी क्या पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर, आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम लास्ट टाइम जहाँ रहते थे, तो वहाँ आसपास जो है वो कॉटन इंडस्ट्रीज थी काफी सारी, ठीक है। तो अब उसमें होता क्या था कि जब कॉटन का सीजन आता था, जिस तरह अभी चल रहा है, तो क्या होना कि जब उस इंडस्ट्री ने स्टार्ट होना, तो सुबह के टाइम जब हम उठते थे तो हमारी छतें जो थी या गलियां जो थी ना, वो व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे से पार्टिकल, कॉटन के पार्टिकल से उसने उन्होंने भर जाती थी वो, ठीक है। तो आप उसको जितना मर्जी साफ अपनी छत को कर लें, 2-3 दिन का टाइम जैसे ही गुजरेगा आपके छतों के ऊपर, ठीक है, कमरों के अंदर आसपास आपको छोटे छोटे रुई के जो है गाले टाइप, जिस तरह आप कह लो रुई के, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, व्हाइट व्हाइट सी डस्ट जो है ना वो आसपास। तो अब वो पूरा तकरीबन आप कह लो 8-7-8 किलोमीटर का जो रेडियस है उन इंडस्ट्रीज के गिर्द, उधर यही सिनेरियो है, यही कंडीशन है। जो जगह आपको नजर आएगी वो व्हाइट से पार्टिकल से कवर नजर आएगी, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है आपको पता है, तो उस हवाले से क्या सीन बन रहा है कि वो सारे के सारे जो एरिया है वो उससे अफेक्ट हो रहा है। अब हमारे पर्सनली फैमिली के बंदे थे जिनको एस्थमा था, तो अब जैसे ही वो सर्दियों का सीजन स्टार्ट होता था तो वो उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल जैसे ही आप उनको इनहेल करोगे वो एलर्जिक होते हैं, तो आपको फौरन खांसी और जो है ना वो सांस लेने में मुश्किल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये लोकेशन सबसे पहले बड़ी मैटर कर रही होती है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो आपकी जो रेजिडेंशियल एरिया है, सिटी एरिया है, जो जहां पे लोग रह रहे हैं, उससे दूर होनी चाहिए। इसी तरह से आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे जाके, सऊदीया कतर वाली साइड पे जाओ, तो उनका डोमेस्टिक एरिया अलग है और इंडस्ट्रियल सिटीज पूरे के पूरे उन्होंने बनाए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियां ही फैक्ट्री है, ठीक है। वहां उनकी लोकल जो आबादी है वो वहां पे नहीं होती। तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सप्लाईज, यानी कौन सी चीजें अंदर जा रही हैं, रिक्वायरमेंट, उनका रॉ मटेरियल कौन सा उनको चाहिए, लकड़ी की सूरत में है, केमिकल इनटेक हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर जा रहा है, किस किस चीज की उनको जरूरत है, तो ये चीज बड़ी मैटर कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि उनकी एक्टिविटी यानी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, अंदर वो क्या कर रहे हैं, किस रॉ मटेरियल को किस फाइन प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जैसे रॉ लेदर है, उसको लेते हैं, लेने के बाद उसको आप जूतों के अंदर या उसको फाइन लेदर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सियालकोट वाली साइड पे आप चले जाओ तो ये काम हो रहा है, फैसलाबाद वाली साइड पे चले जाओ तो वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बाकी हमारे एरिया में आपने देखा होगा, हमारे एरिया में फ्लोर मिल्स भी हैं, शुगर मिल भी है, कॉटन इंडस्ट्री भी है, ठीक है। उसके अलावा टेक्सटाइल मिल भी है, यहाँ पे ऑयल घी फैक्ट्री भी है, कोका कोला जो फैक्ट्री है उसका भी प्लांट है। तो यहाँ पे मिक्सर ही है सारा कुछ, ठीक है। तो यानी अब हर इंडस्ट्री अपनी मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करती है वहां पे, ठीक है। जो कॉटन इंडस्ट्री है उसकी अपनी प्रोसेसिंग है, ठीक है। फ्लोर मिल जो है वो उसकी अपनी प्रोसेसिंग है। उसके बाद शुगर मिल जो है उसका, अब शुगर का सीजन, अब गन्ने का सीजन चल रहा है, तो तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर का रेडियस तो ट्रालियों ने ही कवर किया होता है। ये खानपुर शुगर मिल की तरफ अगर आप चले जाओ तो ये सिनेरियो शुरू हो जाता है, 30-40 किलोमीटर दूर से ही ट्रालियां जो है वो पूरी की रोड भरी हुई है, ब्लॉकेज हो रही है, डस्ट इतनी ज्यादा वहां पे है, स्मोक इतना ज्यादा वहां पे है, ठीक है। उसके अलावा ये सारा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो यानी उसके बाद अगर हम बात करें अंदर एक्टिविटी की, अब वहां पे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। इसी तरह सोप इंडस्ट्री है, उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं जिससे हजार्डियस वेस्ट जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि वही प्रोडक्ट आपकी क्या है, यानी क्या चीज आप बना रहे हो, यानी इनटेक क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या आ रही है। इनपुट क्या है, इनपुट जब मिल गई इंडस्ट्री को, वो प्रोसेस क्या करती है, प्रोसेस करने के बाद उसकी आउटपुट क्या निकलती है, यानी उसकी प्रोडक्ट क्या बनती है, ठीक है। और उसके अलावा वो फिर वेस्ट क्या जनरेट कर रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये यूनिलीवर की अगर मैं बात करूं तो इनको फाइन हुआ था, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे कि इनका जो वेस्ट था ये साथ जो नहर है उसके अंदर डिस्पोज कर रहे थे, तो इनको फाइन हुआ इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इस चीज को इग्नोर कर रही है, निग्लेक्ट कर रही है। क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट बने तो हुए हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट उनकी स्ट्रांग नहीं हो रही, इंप्लीमेंट नहीं उसको करवाया जा रहा, ठीक है। बस नेग्लिजेंस है, जैसे चल रहा है चल सो चल काम है। तो इसलिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि लोकेशन क्या है, उसकी इनपुट सप्लाईज क्या है, उनकी अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, और उनकी एक्सपोर्ट कह लो या आउटपुट कह लो या उनकी प्रोडक्ट्स क्या है, और वो वेस्ट किस तरह का जनरेट कर रही है। आया कि उनका वेस्ट एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उनका वेस्ट लैंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, या उनका वेस्ट वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि इन्वायरमेंट पे उसका क्या असर होगा। बात समझ आई नहीं? सही है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट कुड कम फ्रॉम वन सिंगल इवेंट। अब दो तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। पहला इम्पैक्ट होता है सिंगल इवेंट,
कि एक ही सिंगल हादसा हुआ और उसके नतीजे में उसका बहुत ही ज्यादा हैवी इंपैक्ट पड़ गया। जैसे ये ऑयल स्पिलेज का पूरा टैंकर लीक हुआ और पूरे के पूरे समुद्र में ऑयल जो है वो लीक हो गए उसकी सरफेस के ऊपर स्कैटर, क्योंकि ऑयल की प्रॉपर्टी है वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। अब उसका नुकसान क्या होता है कि वो ऊपर से जो भी ऑक्सीजन जिसने पानी में मिक्स होना होता है और जाके जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको प्रोवाइड करना होता है ऑक्सीजन, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। लाइट नीचे जाती है ना ऑक्सीजन नीचे जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो एक्वेटिक लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, उनकी डेथ हो जाती है मछलियों की। तो ये अब एक सिंगल इवेंट है और इस सिंगल इवेंट का आप कॉन्सिक्वेंसेज देख लोगे कितने स्वेयर निकल रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, एक्वेटिक लाइफ आपकी जो है वो खतरे में जा रही है, उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है कि ये डिसोल्यूबल भी नहीं होती, मिक्स भी नहीं होती। ठीक है, ये कुछ तो ऐसे है, चलो कुछ अरसे बाद चलो उसका इम्पैक्ट कुछ कम हो जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कम नहीं होता। तो ये एक सिंगल इवेंट हुआ, लीकेज हुई, पूरे का पूरा टैंक लीक हो गया, वाटर सरफेस के ऊपर स्कैटर हो गया। अब जब तक इसकी क्लीनिंग नहीं की जाएगी तब तक इस मसले का हल नहीं होगा। तो सिंगल इवेंट ने ही इतने ज्यादा स्पेयर कंसिक्वेंसेस जो है वो हमें देखने पड़ रहे हैं सिंगल इवेंट के। लेकिन इसके दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि कुछ क्या सीन होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, वो ग्रेजुअली स्लो स्लो चीजों को जो है वो पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, यानी उसमें कोई सिंगल इवेंट नहीं हो रहा था बल्कि डेली बेसिस पे। अब वो कहते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट कुड कम फ्रॉम सिंगल इवेंट, पहले या सिंगल इवेंट भी हो सकता है या फिर ग्रेजुअल बिल्डअप फॉर दी फ्रॉम दी सेवरल सोर्सेज। यानी अब इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसकी चिमनियों से भी धुआं निकल रहा है, अंदर कोई बॉयलर फर्नेस चल रही है वो भी धुआं निकाल रही है, कोई गाड़ियां जो मटेरियल को अंदर लेके जा रही हैं या बाहर शिफ्ट कर रही हैं उनकी उसके भी आप कह लो कि साइलेंसर्स वगैरह से धुआं निकल रहा है। तो ये क्या है, छोटे 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 से इवेंट्स जो है वो मिलके एक स्लो उसका कह लो कि आप इफेक्ट क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। अब वो नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है कि अब वेस्ट क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम उसको यानी कह लो कि उसके साथ उस प्रॉब्लम के साथ कोप कर सकेंगे, जब हमें वेस्ट का पता हो कि वेस्ट वेस्ट है क्या चीज। वो कहते हैं वेस्ट इज एनीथिंग दैट बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक थ्रो अवे बिकॉज दे नो लॉन्गर नीड और वांट इट। वेस्ट हर वो चीज है जो कोई भी बिजनेस है, कोई कारोबार है, कोई इंडस्ट्रीज हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन इदारे बने हुए हैं किसी भी किस्म के, या आप कह लो कि घरेलू हाउस होल्ड डोमेस्टिक वेस्ट, यानी वो क्या करते हैं कि वो चीजें जिनकी उनको जरूरत नहीं होती और ना ही वो उसको मजीद रखना चाहते हैं, तो वो जो उनकी जो जरूरत से ज्यादा चीजें हैं आप कह लें कि वो क्या चीजें हैं, वो वेस्ट होती हैं। ठीक है, अब अगर अगर हम अपने घरों की बात करें तो हमारे घरों का क्या वेस्ट होता है, कचरा वगैरह होता है। हमारे जो सब्जी वगैरह आ रही है उसका वेस्ट हो रहा होता है, उसके अलावा हमारी सिवरेज लाइन है वो भी एक किस्म का वेस्ट ही है, उसके अलावा कोई हमारी कोई चीज खराब हो जाती है तो वो भी वेस्ट में है, कपड़े पुराने जो फट गए वो भी वेस्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन का काम अपने अपने घर में करवाया है, तो जो कंक्रीट सीमेंट वगैरह जो बच गया है, ठीक है, तो या किसी बिल्डिंग की डिसमेंटलिंग के दौरान कोई चीज गिरी यानी वो निकली है तो वो भी क्या है, वेस्ट है। तो ये सारे का सारा वेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी टॉक्सिक केमिकल गैस हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है, कुछ सॉलिड्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज के अंदर या बिजनेसेस के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी डिफरेंट किस्म के कोई मेटालिक वेस्ट हो सकता है उनका। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल कोई डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, यानी डिफरेंट। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कौन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, कोई बैंक है, ठीक है, कोई स्कूल है। ठीक है, इस तरह से किसी भी किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो वेस्ट है वो चीजें जिसकी उनको जरूरत नहीं है, जो वो नहीं रखना चाहते, जिनको वो बाहर फेंक देते हैं, वो क्या है, वेस्ट। क्लियर होती है बात। ठीक है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, वो कहते हैं कि पोल्यूशन क्या चीज है। कहते हैं पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंस और एनर्जी इनटू द इन्वायरमेंट दैट कैन कंटामिनेट एयर लैंड एंड वाटर। अब किसी भी चीज का रिलीज कर देना, या किसी सब्सटेंस का या एनर्जी का, यानी कोई सब्सटेंस भी हो सकता है और या एनर्जी भी हो सकती है, जिसको हम रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, एनवायरमेंट में उसका रिलीज करना, उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वो कंटेमिनेट कर देगी, आलूदा कर देगी, चाहे वो हवा को करे, चाहे वो जमीन को करे, चाहे वो वाटर को करे, तीनों सूरतों में वो क्या है, पोल्यूशन। ठीक है, अब सब्सटेंस में कोई भी चीज हो सकती है, आपको मैंने आपको बड़ी डिटेल में पहले भी बताया। ठीक है, और एनर्जी की फॉर्म में आप नॉइज है, जैसे कोई कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है हमने, वो बिल्कुल सिटी के अंदर है, तो वो नॉइज एक किस्म की साउंड एनर्जी है ना। ठीक है, इसी तरह से कोई आप कह लें कि हीट एनर्जी, किसी जगह से कोई मशीनें चल रही हैं तो वहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब वो हीट बेसिकली क्या कर रही है, वो वो भी एनर्जी है जो एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रही है, डिस्पोज हो रही है। तो हीट भी एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह से आप और यही हीट जो है ये ग्लोबल, इसके अंदर से भी फ्लेमेबल आप कह लो कि टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेज रिलीज होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरह से और डिफरेंट किस्म की गैसेज हैं। हम फ्रिजें वगैरह घर में फ्रिज है, एयर कंडीशन है, इनको हमने घरों में यूज करते हैं।
तो इसके अंदर से एक बड़ी गैस रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी जो ओजोन की लेयर है उसको जाके टारगेट करती है और उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का आजकल हम फेस कर रहे हैं कि नवंबर एंड होने वाला है और इतनी ज्यादा सर्दी का नामो निशान नहीं है। उसकी वजह क्या है कि पूरी अर्थ के ग्लोब के लेवल के ऊपर वार्मिंग यानी जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। ठीक है, पहले इस आप आज से 8 10 12 साल पहले चले जाओ तो इस मौसम के अंदर बहुत ज्यादा शदीद गर्मी सर्दी होती थी। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो आप कह लो कि जब जो लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इस पूरे फिनोमेना को पढ़ने के लिए आप वो जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ सकते हो, या वो जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट है वही सेम इम्प्लीमेंट होता है कि एनर्जी जो है वो ट्रैप हो रही है। एक लेयर बन गई है हमारे अर्थ के गिर्द, उस लेयर के अंदर जो जो सूरज की एनर्जी आ रही है वो ट्रैप हो रही है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही। प्लस जो हमारी एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी है वो भी बाहर नहीं यानी उसकी एमिशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे पूरी अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, बढ़ चुका है। तो ये सारा सिनेरियो है। तो बेसिकली यानी पोल्यूशन क्या है कि कोई भी सब्सटेंस या एनर्जी जिसकी हमें जरूरत नहीं होती उसको हम रिलीज कर देते हैं, तो वो तीनों किस्म की इन्वायरमेंट को पोल्यूट, तीनों किस्म के आप कह लो कि हमारा एयर भी, हमारी लैंड भी और हमारा वाटर भी, इन तीनों चीजों को क्या कर सकती है वो, यानी इंडिविजुअल भी किसी एक चीज को कंटेमिनेट कर सकती है और एट अ टाइम तीनों को इकट्ठा भी कंटेमिनेट कर सकती है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। अब अगर वो एयर को कंटेमिनेट करेगी तो एयर पोल्यूशन है, वाटर को कंटेमिनेट करेगी तो वाटर पोल्यूशन है, और अगर लैंड को कंटेमिनेट करेगी तो लैंड पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ आ गई यहाँ? ठीक है। नेक्स्ट मूव पर। अब वो कहता है कि ईच ईयर देर आर अप्रोक्सीमेटली 588 वाटर पोल्यूशन इंसिडेंट। अब ये यूके की कुछ उन्होंने जो आप कह लो कि डाटा कलेक्ट किया हुआ है, जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि तकरीबन 588 के करीब जो है वो वाटर पोल्यूशन इंसिडेंट हो रहे हैं, 252 के करीब जो है वो लैंड पोल्यूशन इंसिडेंट हो रहे हैं, और 155 के करीब एयर पोल्यूशन इंसिडेंट्स हो रहे हैं विच हैव अ सीरियस इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अब ये उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स हमें दिखाई हुई है ताकि हमें इससे आइडिया हो सके कि यार हम जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसके कंसिक्वेंसेस कितने ज्यादा सिवियर हैं, और अगर हमने उनको काउंट किया तो कितने ज्यादा उसका काउंट आ रहा है। 588 जो है आपका हर ईयर जो है वो हादसात होते हैं जिसमें आपका पानी और उदा हो रहा हो। ठीक है, तो और ये बहुत ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये स्टैटिस्टिक्स जो आपको नजर आ रही है ये बहुत ज्यादा है, इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है, वो कहता है कि थिंक अबाउट हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट द इन्वायरमेंट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो है वो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस यानी देखो ना, हर बंदा अपना अपना जब रोल प्ले करेगा तो ऑटोमेटिकली हम ओवरऑल अपनी वर्ल्ड को या अपने कंट्री को जो है वो सेव कर सकते हैं पोल्यूशन के साथ। तो अब उसका स्टार्ट कहाँ से होगा, अपने घर से होगा। तो घर से मुराद ये है कि सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर है, वो इन्वायरमेंट को किस तरह से जो है वो अफेक्ट कर रही है। तो जब आप अपने घर तक को ठीक कर लोगे, अल्टीमेटली जो है वो हर बंदा जब इस चीज को फॉलो करना शुरू करेगा तो हमारे एक ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो चेंज आएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये डायग्नोज करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसको इसने नेक्स्ट जो है वो पिक्चर देख के बड़ी डिटेल में समझाया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन वही स्टार्ट होगा कि हाउ कैन यू कंट्रोल पोल्यूशन एंड वेस्ट, आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। कहते हैं कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट द इन्वायरमेंट यू नीड टू एस्टेब्लिश विच इशू रिक्वायर्स स्पेसिफिक मैनेजमेंट। यानी जब आप एक दफा इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपका इदारा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन माहौल को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, देन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कुछ स्पेसिफिक किस्म की मैनेजमेंट करें रिगार्डिंग टू दी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट को मैनेज करें ताकि जो है आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से वो माहौल जो है वो खराब ना हो। अब नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखो, यहाँ पे ये ऑयल फिलिंग स्टेशन है, इसके नीचे उन्होंने डिपो बनाया हुआ पूरा जिसमें ऑयल को स्टोर किया जा रहा है। अब उसमें लीकेज है, और लीकेज क्या है वो पानी के अंदर भी जा रही है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर में भी जा रही है, और मिट्टी के अंदर भी जा रही है। तो अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर। ये ऊपर ऊपर जिस तरह पेट्रोल पंप्स होते हैं सिंपल वो है, नीचे इसका डिपो है। आप देखो यहाँ से ऑयल लीक करके मिट्टी में जा रहा है, पानी में भी जा रहा है, तो ये ऑयल जमीन की फर्टिलिटी को खत्म कर रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो अब सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद इसकी हमें प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी, रिस्क असेसमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, वन वे टू डू दिस इज विद अ रिस्क असेसमेंट, कि आप सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करें, फाइंड आउट द लाइक्लीहुड ऑफ द अकरेंस, फाइंड करें वही रिस्क असेसमेंट वाला सिनेरियो कि उसका लाइक्लीहुड कितना है, और अगर उसका लाइक्लीहुड कितना है उसके अकॉर्डिंग उसके कंसीक्वेंस क्या निकलेंगे। तो इन दोनों चीजों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ओवरऑल रिस्क कितना बन रहा है। बात समझ आई है नहीं है?
हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसोसिएशन के नाम से जो है वो उन्होंने एक बनाया हुआ सिस्टम। उसके अंदर पता चलता है कि कोई भी जब कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनने जाती है तो वो उसको वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो उसके हवाले से उन्होंने बनाया हुआ इदारा। तो अब उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो इदारा हम बनाने जा रहे हैं, आपको बकायदा उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, उसको वहां से आपने क्या करना है कि आपको वहां सबमिट करवाएंगे। जब तक वो आपको गो अहेड नहीं दे देते, उसको ओके नहीं कर देते, तब तक आप वो इदारा नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट को सेव करना है। बट आपको पता है हर जगह पे ये मामला ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इदारा बना हुआ है, प्रोसेस बने हुए हैं, प्रोसीजर्स बने हुए हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, तो यानी कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज की वजह से आपका एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कॉटन इंडस्ट्री की, कि अगर आप उसको ऐसी जगह पे बनाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके अंदर काम करने वाले वर्कर भी और आसपास रहने वाली आबादी भी जो है वो उससे अफेक्ट होगी। इसी तरह से भोपाल गैस एक्सीडेंट के बारे में आपने सुना होगा कि भोपाल के अंदर जो है वो गैस वाला हादसा हुआ था, जिसके अंदर ना सिर्फ वहां के वर्कर्स जो है वो अफेक्ट हुए थे, बल्कि आसपास रहने वाली आबादी भी जो है ना वो अफेक्ट हुई थी। और दुनिया की हिस्ट्री का जो है वो सबसे बड़ा हादसा माना जाता है इंडस्ट्री का, जिसके अंदर जो है वो उसके इम्पैक्ट अब तक आ रहे हैं। अब तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एबनॉर्मल है। ठीक है, और वहां की जमीन जो है उसमें अब तक फर्टिलिटी नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो अब तक भी है। इसी तरह से वो हिरोशिमा नागासाकी वाला आप देख लो, जो था इंसिडेंट हुआ था, जिस जो ब्लास्ट किए थे उन्होंने, तो जो है वो लेकिन रिकवर तो कर ली है, लेकिन अभी तक वहां पे उसके इम्पैक्ट मौजूद है। तो आपकी एक्टिविटीज के जो कंसिक्वेंसेज हैं और लाइवलीहुड है, इसको कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है। रिस्क असेसमेंट यानी अल्टीमेट आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी रिस्क असेसमेंट नहीं होगी तो आप कभी भी अपना ना आप खुद को सेव कर सकते हो, ना अपने वर्कर्स को सेव कर सकते हो, और ना ही अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो। मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में बताया था कि सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने खुद को सेफ रखना है, वर्कर्स को सेफ रखना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेफ रखना है, और इन्वायरमेंट को सेफ रखना है। तो ये जो इन्वायरमेंट को सेफ रखने वाली कहानी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि द वे ऑफ डीलिंग विद पोल्यूटेंट्स एंड, अब पोल्यूटेंट क्या चीज होती है? हर वो चीज जो पोल्यूशन क्रिएट करती है उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, एंड वेस्ट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर। अब जो यानी द वे ऑफ डीलिंग विद, यानी जो आपने पोल्यूटेंट्स के साथ या वेस्ट जो क्रिएट हो रहा है उसको डील करने के हवाले से जो है आपका जो तरीकाकार है वो किन फैक्टर्स के ऊपर, किन अवामिल के ऊपर, किन अनासिर के ऊपर जो है वो उसका इन्हिसार है, उसमें सबसे पहले वो बता रहा है कि द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द पोल्यूटेंट, कि उनका इंपैक्ट कितना है। जितना ज्यादा हाईली इंपैक्ट होगा उन पोल्यूटेंट्स का, उतना ज्यादा जल्दी आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा, और उतनी हाई प्रायोरिटी में उनको आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर कानून उस हवाले से हमें क्या कहता है? ठीक है, यानी कानून की जो लीगल हमारे पास ये जुगाड़ो पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि कानून की आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी चीजों को डिस्कस करना है। ठीक है, कि आपने किस तरह से उनको वेस्ट को डिस्पोज करना है, अगर जनरेट हो रहे हैं तो आपने उनको किस तरह से लेके जाना है, उसके ट्रांसफर किस तरह से होना है, मटेरियल शिफ्टिंग किस तरह से आपने करनी है, और अल्टीमेट उसको डिस्पोज किस तरह से करना है। तो कानून हमारे इस हवाले में क्या रहनुमाई करता है, तो हमने कानून से भी इसकी गाइडलाइंस लेनी। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो डेवलप हुई हैं, यानी हम बात ये कर रहे थे कि जो भी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, यानी उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है? बेसिकली बेंच मार्किंग का काम, यानी उनको उनसे लेके हम तरीकाकार या उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको प्रैक्टिस करके हम अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस चीज को भी क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। बात समझ आई? यानी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करके हम इस चीज को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं, यानी अपनी एक्टिविटीज का जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि स्टेक होल्डर्स वगैरह, यानी उनसे आप डिस्कस करो, उनके कंसर्न को सुनो। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह वहां बनी हुई हैं उनको फॉलो करो। ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको सॉल्व करो, रिगार्डिंग टू दी हेल्थ एंड सेफ्टी आप कह लो, या एनवायरनमेंट को सेव करने के हवाले से जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करो। तो इस तरह से ये वो तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं, इनको रिजॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आप अपनी एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। व्हेन सॉल्विंग पोल्यूशन एंड वेस्ट प्रॉब्लम्स द फॉलोइंग हायरार्की कैन बी फॉलो, यानी जब आप इस सारे मामले को फॉलो कर रहे होगे, सॉल्व कर रहे होगे, तो आप एक हायरार्की को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं, जिस तरह हमने वो जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स पढ़ा था, इसी तरह से ये भी वो भी सेम, वो ये भी यही सेम चीज है, बस इसमें यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, नाम चेंज है। पहला है प्रिवेंट, यानी जब आप पोल्यूशन से या वेस्ट के साथ जब आप डील कर रहे होगे तो आप हायरार्की को फॉलो करते हुए सबसे पहले प्रिवेंट करोगे। प्रिवेंट के मतलब कोशिश करो कि जनरेट ही ना हो, वेस्ट आपका जनरेट हो ही ना, जिस तरह हमने वो इलिमिनेशन पढ़ा था।
ठीक है, कि काम ही ना करना पड़े बंदे को। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि आपने प्रिवेंट करना है कि आपका वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो, लेकिन अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो उसको रिड्यूस करो। जहां आपने 10 प्लास्टिक बैग्स को यूज करना है, वहां आप एक सिंपल जो है वो बड़ा कॉटन का बैग यूज कर सकते हो, या लकड़ी का जो लिफाफा वगैरह बना होता है, ठीक है, उसको आप यूज कर लो, ताकि उससे क्या हो कि कम से कम जो है वो वेस्ट क्रिएट हो। ठीक है। या इसमें बेस्ट टेक्निक ये है कि आप अपने पास एक कपड़े का बना हुआ थैला रखो। जब भी शॉपिंग करने जाओ आप उसके अंदर सामान आप ना यूज करो, प्लास्टिक के बैग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ना यूज करो, कम से कम यूज करो उसको। ठीक है, तो ये सिनेरियो। तो दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूट का, यानी रिड्यूस। फिर रीयूज करो उसको, बार बार रिसाइकल करो। अब आप देखो कि ये जितनी भी यूरोप अमेरिका वाली साइड की जो भी आप कह लो कि उनका वेस्ट है, वो हमारे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वाली साइड पे हम इसको रीयूज कर रहे होते हैं। लंडा जितना भी हमारा है वो बाहर से आता है, वो उनके लिए वो वेस्ट है वो, और उन्होंने वेस्ट को रीयूज करने की उन्होंने वहां पे ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है। तो इस तरह की कंट्रीज में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको वो अपना सारे का सारा वहां उनके लिए वो वेस्ट है, हमारे लिए वो जो है ना इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है। ठीक है। तो बहरहाल ये सारा सिनेरियो है कि उसको बार बार रीयूज करो। ये उनकी पूरी एक टेक्निक है, इस पे उनका होमवर्क है कि कहाँ कहाँ हमने अपनी टेक्नोलॉजी का वेस्ट भेजना है। क्लॉथ का वेस्ट है, जूते आपको मिलेंगे, क्या क्या चीजें आपको लड़ने में नहीं मिलती, तो वो सारा उनकी नजर में वेस्ट है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर शेल्फ लाइफ है, हर एक चीज की लाइफ को वो फॉलो करते हैं। जब वो एक्सपायर हो जाएगी, अगर वो बिल्कुल न्यू भी पड़ी होगी, वो उसको वेस्ट में डाल देंगे। तो ये सिनेरियो। फिर इसी तरह से क्या है कि रिकवर करो, यानी रिसाइकल करो बार बार। अब न्यूज़पेपर की अगर आप बात करें तो न्यूज़पेपर जो है वो कम से कम 7 दफा रिकवर होता है, रिसाइकल होता है। एक दफा प्लास्टिक बॉटल्स हैं आपकी, इसी तरह से डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर ये जो लोग चुन रहे होते हैं, लेके जाते हैं कबाड़ वाले, उसको क्या करते हैं, वही रिसाइकल कर रहे हैं उसको। रिसाइकल करने के यानी उसको मोल्ड करेंगे, खत्म करके उसको किसी न्यू शेप के अंदर जो है वो कर देंगे। बोतलें हैं, बोतलों से कोई चेयर बना देंगे, इस तरह से, मतलब उसको न्यूज़पेपर भी जो है उसको पुराना न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, उसको फिर से रिसाइकल करते हैं, फिर उसको बाद उसको नया बना देते हैं, यानी कम से कम 7 दफा उसको रिसाइकल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, रिसाइकल किया जाए। और लास्ट पे फिर क्या है कि आपने उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, यानी अगर ये सारी चीजें फॉलो नहीं हो रही तो उसको एटलीस्ट डिस्पोज करो। डिस्पोज करने का तरीका ये है कि आप उसको सिक्योर करो कि वो ह्यूमन जो है एक्सपोयर में ना आए। और सेकेंडली, अगर कोई हेजार्डियस सब्सटेंस है तो उसको आप बिल्कुल या तो इन्फेक्टेड या हेजार्डियस फ्री करके डिस्पोज करो, या फिर उसको एटलीस्ट हाँ हाईली हेजार्डियस सब्सटेंस को लो हेजार्डियस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसको डिस्पोज करो, ताकि उसका जो पहले नुकसान जिस तरह सेवेयर था उस तरह से उसका नुकसान ना हो सके। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। फिर वो कहते हैं कि इफ एन इंसिडेंट अकर, योर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव प्रोसेस इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड एंड रिपेयर एनी डैमेज। अगर कोई हादसा होता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि उसने जितना भी डैमेज क्रिएट किया है उसको रिपेयर करे, उसको खत्म करे, उसके ऊपर कंट्रोल मेजर लगाए। अब ये जो ऑयल स्पिलिज का वाकया आपने देखा है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की होगी जिसने ये क्रिएट किया है। और आपको क्या लगता है कि ये बड़ा चीप प्रोसेस है? तो ये बड़े एक्सपेंसिव प्रोसेस होते हैं, पूरी की पूरी कंपनियां जो है वो दिवालिया हो जाती हैं इसको कंप्लीट करने में। पाइपर ऐसा हाँ जी, समुद्र को साफ करने, पाइपर अल्फा वाला आपने इंसिडेंट जो है वो देखा होगा। साफ किया। तो ये सारा सिनेरियो है। तो इसलिए अब उनको क्या चाहिए फिर इस हवाले से, वो कहते हैं कि दीज प्लान्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड बी रिव्यूड एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। अब यानी ये जो प्लानिंग है पूरी इसकी, आप अगर प्री प्लान नहीं होगे, देखो जाहिर सी बात है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है ऑयल का, तो चांसेस तो हैं कि वहां पे लीकेज हो सकती है। तो अगर आप इसको ऑन दी स्पॉट प्लान करोगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इनको सारी चीजों को आपने प्री प्लान करना है और अपने जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर है उनका हिस्सा बनाना है, कि इन केस अगर ऑयल लीक हो जाता है समुद्र की सरफेस पे तो हमने क्या करना है। तो ये चीजें प्री प्लान होनी चाहिए, इनके ऊपर पूरी स्ट्रेटेजीज बननी चाहिए, इसका पूरा एक बजट जो है वो फिक्स होना चाहिए, और साथ में इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, और इन पॉलिसीज को, इन इमरजेंसी प्रोसीजर्स को रिव्यू भी किया जाए, और इनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे मामला को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्या है कि व्हाट आर दी मेन एलिमेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम की तरह, अब लास्ट टाइम हमने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था, तो उसके क्या एलिमेंट्स थे, की एलिमेंट्स? रोटेट कर। हाँ, पीडीसीए साइकिल यूज किया था, प्लान डू चेक और एक्ट, याद आ रहा है? जी तो सर, वो, हाँ जी, पीडीसीए साइकिल, कि पहले पॉलिसी मेकिंग होगी, फिर उसके बाद डू होगा, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, सी से चेक करेंगे, यानी उसको देखेंगे कि क्या हमारे टारगेट्स हमें अचीव हो रहे हैं नहीं, और लास्ट पे अगर नहीं हो रहे होंगे तो दोबारा से इंप्रूवमेंट करने के बाद उसको रिव्यू करने के बाद हम दोबारा से वही साइकिल दोबारा रिपीट होगा। तो इसी तरह से ये जो इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी उसी पीडीसीए साइकिल के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, आप कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पीडीसीए साइकिल के साथ रिलेट कर सकते हो।
ठीक है। द बेस्ट वे टू मैनेज एनवायरमेंटल रिस्क इज टू हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच एज वेल मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। जिस तरह से हमने हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को मैनेज किया था, इसी तरह से हम इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को, इन्वायरमेंटल रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग पीडीसीए साइकिल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उसके हवाले से प्लानिंग की जाए एनवायरमेंटल रिस्क के हवाले से, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जो भी सजेशन हो, फिर चेक किया जाए कि जो कंट्रोल मेजर्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं क्या वो हमारे डिजायर्ड आउटकम्स दे रहे हैं नहीं। अगर दे रहे हैं तो उसको सस्टेन किया जाए, उसी को प्रैक्टिस में लाया जाए, और अगर नहीं दे रहे तो फिर वीक पॉइंट्स को, गैप्स को आइडेंटिफाई करें और उस फिर साइकिल को दोबारा से रिपीट किया जाएगा। तो हम अपनी इन्वायरमेंट को भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या ईएमएस जो है, मिनिमाइज योर कंपनीज रिस्क एसोसिएटेड विद इट्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। यानी अगर आप किसी भी जगह पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका फायदा आपको क्या मिलेगा? उसका फायदा ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पैदा होने वाले जो एनवायरमेंटल रिस्क हैं वो कम से कम हो जाएंगे। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से माहौल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कब? जब आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करोगे और उसको इंप्लीमेंट करोगे, बकायदा उसको रिव्यू करोगे, बकायदा उसको इन्फोर्स करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या आप ये ख्याल रखो कि हम आपकी एक्टिविटीज की वजह से माहौल के अंदर किसी भी किस्म की आलूदगी प्रोड्यूस ना हो। तो इस तरह से आप अपनी इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसके फायदे क्या हैं? यानी ईएमएस को इंप्लीमेंट करने के या यूज करने के फायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि गेटिंग अ लाइसेंस टू ऑपरेट। आपको लाइसेंस, जब भी लाइसेंस आपने लेना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का या उसको ऑपरेट करने का, तो आप उनको शो करवाओगे कि बाकायदा तौर पे हमारी एक्टिविटीज से हमारे माहौल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। यानी हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमने उसके लिए भी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से माहौल जो है वो आलूदा नहीं होगा। तो आपको जो भी लाइसेंस चाहिए होंगे वो आपको पहले, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर्म आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपको लाइसेंस लेने में, ऑपरेट करने में आसानी होगी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने से पहले। फिर इसी तरह से वो जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको कानून के साथ भी कंप्लाई करने में आपकी मदद करेगा। यानी जहां पे आप कानून के खिलाफ जाओगे तो वो मैनेजमेंट सिस्टम आपको उस हवाले से गाइड करेगा, ताकि आपके खिलाफ कोई भी इन्फोर्समेंट एक्शन ना हो सके। तो ये उसका फायदा है। ठीक है, ये पहले सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। फिर आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करेगा। यानी जब आप उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करोगे तो कॉस्ट कंट्रोल से मुराद ये है कि आपको नुकसान से बचाएगा। क्योंकि वो जो नुकसान की मद में आपने वो जो हमने देखा था कि एक्सीडेंट के नतीजे में डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इंश्योर्ड कॉस्ट है, अनइंश्योर्ड कॉस्ट है, वो सारी चीजें जो हमने स्टडी की थी, डिस्कस की थी, ये आपकी कंट्रोल करेगा, बचाएगा आपके पैसे। बजाय इसके कि आप अपनी वर्क प्लेस पे आए दिन इन्वायरमेंट, मैंने आपको बताया वो जो लीवर वाला वाकया होगा उनको 6 से 7 मिलियन का जुर्माना होगा, लेकिन उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बताने का मकसद ये है कि जुर्माना तो है ना, तो वो कॉस्ट सेव की जा सकती थी अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को अगर अपनी वर्क प्लेस के ऊपर इंप्लीमेंट करते, तो वो कॉस्ट भी आपकी क्या हो सकती थी, सेव हो सकती थी। बात समझ आई है नहीं है? तो ये सिनेरियो। तो इसी तरह से गेटिंग एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। फिर इसी तरह से जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, जाहिर सी बात है वो अप टू दी मार्क होंगी और आप इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल आउट भी कर सकते हो। आपकी जब फेस वैल्यू हाई होगी, ठीक है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड आपका एक बन जाएगा, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप उसको जाके सेल कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इंप्रूविंग रिलेशन विद दी जनरल पब्लिक, और पब्लिक के साथ भी आपके रिलेशन क्या हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। जाहिर सी बात है जब आप एनवायरनमेंट को सेव रखोगे तो वो एनवायरनमेंट लोगों के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो आपका एनवायरनमेंट के साथ आपकी जो पब्लिक है उसके साथ आपका रिलेशन भी क्या होगा। अब वो जो यूनियन कार्बाइड का मसला बना था भोपाल गैस इंसिडेंट के अंदर, इंडिया के अंदर जो वाकया हुआ था, तो वो आज भी लोग उसके खिलाफ एहतजाज धरना कर रहे हैं। ठीक है, आज भी लोगों ने कोर्ट के अंदर अपने केस जो है वो दायर किए हुए हैं कंपनसेशन क्लेम के लिए। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि हमारा फलाना बंदा मर गया, लेकिन आज तक भी वो मसला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। ठीक है, इवन दो कि उस यूनियन कार्बाइड के सीईओ की भी डेथ हो चुकी है नेचुरल कॉजेज की वजह से, लेकिन क्या है कि वो मसला अब तक वहीं का वहीं चल रहा है। तो ये सिनेरियो है। अब इसके बाद वो कहते हैं, अब ये छोटा सा एक एनवायरमेंट का क्विज है, इस क्विज से हमें आइडिया होगा सेफ्टी की, एनवायरमेंटल रिस्क के का आइडिया होगा, और इन्वायरमेंट को सिक्योर करने से वाले से हमें इस चीज का पता चलेगा कि किस किस तरह से हमें इन्वायरमेंट को सिक्योर करना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि लीटर ऑफ ऑयल इट टेक टू पोल्यूट 1 मिलियन लीटर ऑफ ड्रिंकिंग। यानी 1 मिलियन लीटर हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर हो, तो उसको पोल्यूट करने के लिए कितने लीटर ऑफ ऑयल की हमें जरूरत होगी? लगाओ तुका, गैस करो। 1 लीटर ऑयल हो तो उसको पोल्यूट करने के लिए कितने लीटर? एक 1 मिलियन लीटर ड्रिंकिंग वाटर है, यानी
1 मिलियन लीटर हमारे पास जो है वो ड्रिंकिंग पीने का पानी मौजूद है। हमने उसको पोल्यूट करना है। उसको पोल्यूट करने के लिए कितने लीटर ऑयल की हमें जरूरत पड़ेगी कि अगर हम उसको उसमें डाल दें तो वो पानी सारे का सारा पोल्यूट हो जाएगा? 1 मिलियन लीटर ऑयल वाटर जो है। 1 मिलियन हो चाहिए, हाँ। 1 लीटर ऑयल 1 मिलियन लीटर ऑफ वाटर को पोल्यूट करने के लिए इनफ है। बात समझ आ रही है? ये कितना ज्यादा आप कह लोगे क्रिटिकल नहीं इशू तो है। सर, वही पानी के अंदर सॉल्व करना हो तो होता ही रहेगा। लेकिन वो उसको पोल्यूट कर सकते हैं, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि कितने किलोग्राम ऑफ वेस्ट जो है रिसाइकल्ड या कंपोज्ड आपके पास पर पर्सन इन यूके जो है वो, यानी यूके का हर पर्सन जो है वो कितने किलोग्राम ऑफ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ईच ईयर, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है? 5 kg। 171 kg। एक मिनट। हाँ, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, एक बंदा इतना वेस्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये रिसाइकल वाला है। नेक्स्ट जो है किलोग्राम ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बाय एवरेज पर्सन इन यूके, जिसको आप रिसाइकल नहीं यानी ओवर टोटल ओवरऑल इसको मिक्स कर लो आप। ठीक है, तो हर बंदा जो है वो उसको यानी रिसाइकलेबल जो है वो भी और नॉन रिसाइकलेबल दोनों को मिक्स करके ओवरऑल कितना बंदा जो है वो यूके में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 495 kg हर बंदा प्रोड्यूस कर रहा है। तकरीबन 500 किलो। तो इसको पूरा कैलकुलेट ऐसे थोड़ी वहां से कंटेनर के कंटेनर ट्रक के ट्रक जो है वो शिप्स के शिप्स इधर आके, बोलते हैं सर इसको, ये बात है प्रॉब्लम। हाँ ये इधर आते हैं और जनाब यहाँ पे फिर सेल सेल लग जाती है, वहां से फ्री आ रहा है। कराची से कंटेंट। हाँ, तो ये सारा सिनेरियो है। फिर लीटर ऑफ वाटर वेस्टेड बाय एवरेज यूके ऑफिस वर्क ईच मंथ, हर महीने जो ऑफिस के अंदर पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो कितना है, कितने लीटर ऑफ है वो? 1036 लीटर पानी जो है वो आपका वेस्ट हो रहा है ऑफिस के अंदर महीने, हर महीने, हर साल नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद कितने पाउंड आप सेव कर सकते हो कि अगर आप पेज के दोनों साइड पे प्रिंट करो, यानी मोस्टली हम क्या कहते हैं ना, सिंगल साइड प्रिंट करा रहे होते हैं। अगर आप दोनों साइड पे प्रिंट करो तो यूके के अंदर कितने पाउंड जो है वो A4 शीट के अगर बोथ साइड पे प्रिंटिंग स्टार्ट कर दो तो कितने पाउंड सेव हो सकते हैं? 4000 पाउंड। समझ आ रही है बात की? नहीं सर, ये किस चीज का पोल्यूशन है, क्या है? ये आप देखो पेज बन रहा है, जाहिर सी बात है पेज लकड़ी से बनेंगे, लकड़ी काट दरख्त काट रहे हैं। ठीक है, जब दरख्त जो है वो जमीन के लंग्स हैं, आप उनको काट के पेज बना रहे हो, तो उस पेज को हम क्या करेंगे, अगर दोनों साइडों पे प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दें तो कितने पैसे भी हमारे बच सकते हैं और कितना हमारा रिसोर्सेज भी जो है वो हम सेव कर सकते हैं। सही। ठीक है। फिर टन ऑफ हैजार्डियस वेस्ट जनरेटेड इन इंग्लैंड एंड वेल्स इन रिसेंट ईयर, कितने टन जो है वो वेस्ट है वो हैजमेट इसके ऊपर लिखा हुआ है, हैज का मतलब हैजार्डियस और मैट मटेरियल, यानी कितना हैजार्डियस मटेरियल जो है वो इंग्लैंड और वेल्स की अगर हम सिर्फ बात करें तो पिछले साल के अंदर जो है वो कितना क्रिएट हुआ है, तो इसमें वो बता रहा है कि 6 मिलियन टन के करीब। ठीक है, तो थोड़ा नहीं है। नहीं सर। नेक्स्ट वो कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट इन टन प्रोड्यूस बाय यूके ईच ईयर, टोटल अमाउंट जो यूके के अंदर प्रोड्यूस होता है वेस्ट का टन के अंदर, तो वो कितना है? लगाओ तुक्का, कितना होगा? बिलियंस के अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल से। 10 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली। वो नहीं, मिलियंस में आ रहा है 335 मिलियन तकरीबन। 335 मिलियन टन जो है वो हर साल यूके के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट का। सिर्फ यूके की बात हो रही है, जमीन पूरी की बात नहीं हो रही है। फिर प्लास्टिक कैरियर बैग्स गिवन टू यूके शॉपर्स इन रिसेंट ईयर, यानी जो प्लास्टिक के बैग सेल आउट हुए हैं यूके के जो शॉपकीपर्स हैं, शॉपर्स हैं, उन्होंने जो है वो परचेज करके आगे प्रोडक्ट उसमें दे रहे हैं। तो वो कितने हैं हमारे पास? 10 बिलियन शॉपर जो है यूज हो चुके हैं रिसेंट ईयर के अंदर। और ये आपको पता है ये जो शॉपर्स का मटेरियल प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है एनवायरमेंट के अंदर। ये क्या होता है कि ये आप 10 साल बाद भी जमीन खोदोगे तो शॉपर वहां आपने रखा होगा वो आपको वैसे का वैसे मिलेंगे। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो आपकी इन्वायरमेंट के साथ यानी रिएक्शन करके डिकम्पोज होकर जमीन का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कोई गाय भैंस जानवर को मर गया है तो वो कुछ अरसे बाद आप देखोगे वो डिकम्पोज होकर जमीन का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जो है वो ऐसा मटेरियल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता होता है, तो ये डिकम्पोज भी नहीं होते होते। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स उसने हमारे सामने रख दी। अब वो कहते हैं गेटिंग इन राइट में कि हम किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लानिंग फॉर प्रिवेंशन एंड रिडक्शन इज चीपर देन क्लीनिंग अप आफ्टरवर्ड, यानी आप उस मसले को होने से ही रोक सकते हो, यानी प्लानिंग फॉर आप उसको रोको और उसको कम करो, बजाय इसके कि आप उसको बाद में साफ करते फिरो या उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल मेजर्स बाद में लगाओ, उसके उसमें आपके ज्यादा पैसे लग जाएंगे। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर पैसे लगाओ आप उसको पहले ही कंट्रोल, यानी प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन क्या थी वो एग्जांपल, क्योर, कि एहतियात जो है वो बाद में इलाज से बेहतर है। ठीक है, तो आप पहले से ही अगर इसको एहतियात कर लेते हो तो बाद में जो आपको प्रोसीजर है, और आयुष का ये रूल भी है
आयुष ये कहता है कि किसी मसले को होने से ही रोका जाए बजाय इसके कि आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। चैप्टर नंबर 1 की क्विज के अंदर हमने पढ़ा था, शायद आपको याद है। ठीक है, वो जो एक पूरा क्विज हमने पढ़ा था उसमें कहा था कि आयुष ये रिकमेंड करता है कि किसी भी हादसे को होने से पहले उसको रोक ली जाए बजाय इसके कि अगर वो हो रहा है तो उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन को ढूंढो। ठीक है, तो ये सीन है। अब वो कहते हैं कि गुड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेज हैज एडवांटेज। इसके क्या फायदे होंगे अगर आपकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आप यानी कंपटीशन में आओगे लोगों के। ठीक है, आप हाईली compete कर सकते हो, आप मार्केट को, आपके रिलेशंस बेहतर होंगे और आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर इनटू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और फिर जब आप अपनी इन्वायरमेंट को क्या करोगे उसमें, यदि उसको इंप्रूव करोगे, एनवायरमेंट को भी कंसिडर करोगे, तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, जब आप अपनी इन्वायरमेंट को महफूज कर रहे होगे। तो ये सारी चीजें थी, तो वही लास्ट में फिर वही की लर्निंग पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। क्या कि वही पहला हमने क्वेश्चन क्या देखा था कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द इन्वायरमेंट, दूसरा क्या है कि हाउ कैन यू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन एंड वेस्ट, और लास्ट पे क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वो पीडीसीए साइकिल हमने पढ़ा है। ठीक है, ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपका आयुष जो है वो भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, पेपर